आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बीपीएससी में अगर देखिएगा तो ये खंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और पिछले कुछ साल का जो पेपर है, पिछले 2-3 बार से जो बीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन पूछने के तरीके नए कर दिए गए हैं। टॉपिक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन अब ऐसी प्रश्न को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है जिससे कि आपकी मौलिकता सामने आए, आपको सोचने का एक नया तरीका दिखे और क्वेश्चन में हॉलिस्टिक अप्रोच की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए आप कभी भी किसी एक स्रोत से, एक बुक से अगर आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे या फिर अगर आप ये सोचेंगे कि किसी नोट्स में, किसी बुक में इस प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अगर वो अप्रोच आप डेवलप कर लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मोटे तौर पे बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देख लिया जाए, क्योंकि सिलेबस एज सच आप जानते हैं कि किसी भी लोक सेवा आयोग का सिलेबस जो होता है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है बताने के लिए कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि जो पिछले साल के जो पेपर है उसको देखा जाए। अब पेपर देखने के लिए 10 साल का क्वेश्चन भी आप उठा के देख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे एक देखा जाता है कि किसी भी कमीशन में 3 से 4 साल के बाद क्वेश्चन का पैटर्न वो बदल देते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बिहार का मामला इसमें थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर आप पहले का एग्ज़ाम देखिए, 39वीं से इनका शुरू होता है, उसके बाद 60वीं तक का अगर देखिए, 59-60 तक का, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल एक फिक्स धर्रे पे रहता था, एक फिक्स पैटर्न हुआ करता था जहाँ पे डायनामिज्म का अभाव था। लेकिन इधर जो पिछले 3-4 साल से, जो 3-4 साल नहीं कहें, 3-4 बारी से जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसका क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है। उसमें टॉपिक्स तो रखे ही जा रहे हैं विविध, क्वेश्चन पूछने का जो शैली है वो बदल दिया गया है और इसकी वजह से छात्रों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो इसमें देखिए पहले पिछले साल का क्या पेपर है, जैसे ये हमारे पास 60 से 62वीं का एक पेपर है। इस क्वेश्चन को देखिए कि भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, इसके कारणों की पहचान कीजिए और इंगित कीजिए कि शासन द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए एवं जनता द्वारा कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए। ये इस क्वेश्चन का एनालिसिस अगर आप करते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए बीपीएससी में एक नया ट्रेंड आया है क्वेश्चन पूछने में कि क्वेश्चन में पहला लाइन जो होता है ना, वो एक स्टेटमेंट की तरह रहता है, वो बताता है आपको। बताने का मतलब है कि कई बार उसका सिग्निफिकेंस होता है और कई बार उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर देखिएगा तो वो एक दायरा तय करता है क्वेश्चन का। जैसे इसी में प्रदूषण एक गंभीर खतरा बन गया है, अब ये एक स्टेटमेंट है जो बता रहा है भारत के लिए, ठीक है। अब अगला पार्ट है इसके कारण की पहचान कीजिए, तो एक तो इसका पूरा रीजन आपको बताना है, फिर इसके अलावा कि इंगित कीजिए कि शासन द्वारा कौन कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए और जनता द्वारा कौन से शैक्षिक कदम उठाए जाने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछ रहा है क्या उठाए गए हैं, ये नहीं पूछ रहा है क्या उठाए जाने चाहिए। जो प्रश्न की प्रकृति है कि किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए, ये बताइए। अब देखिए इसमें हॉलिस्टिक जो हम लोग कह रहे हैं, हॉलिस्टिक का यहाँ पे मतलब ये निकल के आता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो इसको आप कितने तरीके से लिखते हैं, कितने तरीके से एनालिसिस करते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी प्रश्न को देखें तो शासन क्या कर सकता है, आप देखिए कि शासन का काम क्या है। तो एक तरफ लॉज बनाने, दूसरा तरफ उसका एग्जीक्यूशन करना। इसके अलावा देखिए तो इसमें इंटरनेशनल फैक्टर भी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि किए जाते हैं। फिर आप देखेंगे तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उस तरीके से होना चाहिए। तो आप कितने प्रकार से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे ओवर द पीरियड हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए इसमें, जैसे अगर ये दूसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं व्यय की विवेचना कीजिए। देखिए इस पे एक बार पहले भी
नाभिकीय ऊर्जा के पक्ष और विपक्ष में प्रश्न पूछे हुए हैं, उसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है इसमें। और ये वाला प्रश्न हमेशा बीपीएससी के लिए हॉटकेक रहा है। एक न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बीपीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसरो की उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं, उनके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है। ठीक है, अब इसरो का अचीवमेंट क्या है, इसको आपसे पूछा गया है, और फिर पूछा गया है कि इसके रोमांचक लक्ष्य क्या है। अब देखिए, इसरो की उपलब्धियों को आप कैसे रखेंगे ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर कहने का मतलब यह है कि क्या इसमें सीधे के सीधे जो लॉन्च किए गए हैं व्हीकल्स या फिर जो सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं उन सबको लिख करके बता सकते हैं आप, वो तो एक पार्ट है। लेकिन जब अचीवमेंट्स पूछ रहा है, वो तो जो काम हम लोग करते हैं उस काम का एक दैनिक चीज है, लेकिन अचीवमेंट्स जो होता है ना वो बड़ा होता है। छोटा छोटा डेली एक्टिविटीज हमारे अचीवमेंट्स में शामिल नहीं किए जाते हैं। और जब आपको कि एक लिमिटेड वर्ड में लिखना है तो आप ऐसी चीज़ों को नहीं कर सकते। तो आपका अचीवमेंट क्या होगा, अचीवमेंट आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना होगा कि स्थापना के बाद से इतने कम समय में दुनिया के एक गिने चुने देश में शामिल कर देना, ये इसरो की एक अचीवमेंट है। और उसमें किस प्रकार से काम किए गए हैं, किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे इन्हांस किया गया है, आपको थोड़ा सा उन सब चीज़ पे देना होगा। अदरवाइज ये बड़ा यूनिडायरेक्शनल आंसर हो जाएगा कि आप सिंपल सा लिख दीजिए कि हमारे पास PSLV है, हमारे पास GSL, वो है, इट्स फाइन, लेकिन उसका अचीवमेंट क्या है। आपके पास किसी चीज़ का होना और उस चीज़ का यूज किया जाना, ये दोनों दो चीज़ होता है, ठीक है ना। फिर अगर आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये तो एक सिंपल सा है कि उदय के बारे में पूछा है कि क्या है, कौन से राज्य इस योजना के भागीदार हैं और बिहार किस तरह से उदय से लाभान्वित हो रहे हैं। डिस्कॉम पे क्वेश्चन रहा है। अब ये तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो एक और नया चीज़ दिख रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ, एक तो कि एनालिसिस आपको बहुत डीप में जाके करना होगा, दूसरी चीज़ आपको दिख रहा है कि करंट अफेयर से आप हट नहीं सकते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास 63rd बीपीएससी का, कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, फिर से आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी आ गया कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है, विस्तार से समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है, चर्चा करें। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन अभी पिछले बार भी हमने देखा था, वही क्वेश्चन घुमा करके फिर पूछा है कि नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें जो ऊपर का पोर्शन है जहाँ पे हमारे देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है, विस्तार से समझाइए। अब ये इस क्वेश्चन को फिर आपको थोड़ा सा जब एनालिसिस कीजिएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एक, क्या न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग उपयोग सिर्फ ऊर्जा के संदर्भ में करते हैं या कुछ और भी करते हैं। तो जब पूरा का पूरा देश के विकास में सहायक पूछ रहा है ना, तो बाकी सारे पार्ट्स पर भी फोकस करने होंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या हो रहा है, हम लोग एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर जगह पे डिफेंस के लिए क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो 4-5 दायरा बन जाता है न्यूक्लियर एनर्जी का ऊर्जा के अलावा, जहाँ पर हम लोग ऊर्जा मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि बिजली वगैरह जिस प्रकार से हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और यूज करेंगे, वो एक पार्ट बनता है, और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। तो फिर यहाँ पे आपको डिटेल में देखना होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, तो उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की। देखिए, इसरो का जो अचीवमेंट था वो सेम क्वेश्चन है, स्पेस टेक्नोलॉजी है वो, तो यहाँ पर भी उपग्रहों, ये सैटेलाइट्स के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे। मतलब यहाँ पे आपको लॉन्च व्हीकल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन चर्चा करनी होगी, क्योंकि सैटेलाइट्स को अगर आप भेज रहे हैं तो भेजने का एक माध्यम लॉन्च व्हीकल है। तो डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि क्या प्रगति की है स्थापित करने के क्षेत्र में अंतरिक्ष में। मतलब ये कि सैटेलाइट्स को अगर आप ये लिखिएगा कि ये सैटेलाइट्स गया, वो सैटेलाइट्स गया, तो फिर ये आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में, तो आपको लॉन्च व्हीकल को शॉर्ट में बताना पड़ेगा, अलग अलग ऑर्बिट्स बताने पड़ेंगे, और उसमें क्या अचीवमेंट हुआ है कि हम लोअर ऑर्बिट में कैसे भेजते हैं, और फिर जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वहाँ पे किस प्रकार से हमने सैटेलाइट को भेजने में किस प्रकार की प्रगति हासिल की है। अब यहाँ क्रायोजेनिक आपसे नहीं पूछा है, लेकिन आपको उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप
जीटीओ वगैरह में और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको फिर उस टाइप के इंजन्स चाहिए होते हैं। तो भारत ने उसमें क्या अचीवमेंट किया है वो भी आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अब ये रिसेंटली एक ट्रेंड रहा है कि भारत एक साथ कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करता रहा है, और विशेष करके छोटे छोटे सैटेलाइट्स और पीएसएलवी वगैरह के द्वारा जब हम भेजते हैं तो कई ऑर्बिट में उसको हम लोग सेटअप करते हैं। तो उस पर क्वेश्चन है, भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता मिलती है। ये भी वही चीज़ है कि इसरो की उपलब्धि क्या है। तो इसमें एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है, उसकी चर्चा उस क्वेश्चन में भी करनी थी और यहाँ भी करनी थी। मोटे तौर पे अगर देखिए तो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। ये दूसरा सवाल देखिए, ये क्वेश्चन एक अलग है, आईटी से रिलेटेड है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, देश के आर्थिक विकास में कैसे सॉफ्टवेयर उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है, समझाइए। कंप्यूटर के भाषाओं के विकास पर अपना मत स्पष्ट करें और समझाएं कि हमारे देश का इस क्षेत्र में क्या योगदान है। अब ये थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल जनरल स्टडीज में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न पूछा जाता है उससे ये थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, हल्का सा डेविएशन है इसमें, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो गया है। टेक्निकली सेंस में है क्योंकि पहला पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं और ये पता होना चाहिए सबको, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे सॉफ्टवेयर हमारे लिए बैकबोन के समान है। बट आगे का जो पार्ट है, कंप्यूटर की भाषाओं के विकास पर अपना मत स्पष्ट करें। अब ये थोड़ा सा आ जाता है कि कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा है कि ऐसे भी आईटी का जो पोर्शन है ना, अब इसमें कंप्यूटर साइंस और ये सब इतने ज़्यादा लोगों को पता रहता है, तो थोड़ा आपको उसको देखना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि इस बार भी अगर चांस देखिए तो आईटी पे क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना है, तो कोरोना को लेकर के आप ठीक है, मेडिकल साइंस का इशू है, बीमारी है, लोग उसको टैकल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बट कंप्यूटर साइंस के साथ या अन्य टेक्नोलॉजी के साथ इसका इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से लोग यूज कर रहे हैं। जैसे सरकार ने एक जो ऐप लॉन्च किया, आरोग्य सेतु ऐप, और दुनिया में जैसे अन्य देश कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से आप इस बीमारी को सॉल्व करने के लिए आईटी का उपयोग करेंगे। क्वारंटाइन किया जाना है, लॉकडाउन किया जाना है, इसका इसका कोर कंसेप्ट क्या है, क्यों कर रहे हैं आप, जरूरत क्या पड़ रही है। जरूरत ये पड़ रही है कि हमें पता नहीं है कि केसेस कौन से हैं, कौन सा व्यक्ति प्रभावित है, उससे हमें मालूम नहीं है। तो हमने क्वारंटाइन कर दिया कि बाहर कम से कम वो फैलाएगा नहीं, अगर कोई है तो घर में ही फैलाए वो। और जब उसका सिम्टम सामने आ गया, आपने सब कुछ बंद कर दिया, बीमार पड़ेगा तो वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करेगा ही करेगा, क्योंकि बाहर भी पुलिस है, अगर बाहर जाएगा भी तो पुलिस भी पकड़ेगी, तो बताएगा कि ये बीमारी है। तो लॉकडाउन कर देने से, क्वारंटाइन कर देने से, सब कुछ बंद कर देने से वह केस आपके सामने आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि इन्फॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप को भी आप देखिएगा तो वो भी इसी इन्फॉर्मेशन पर बेस करता है, आपसे कुछ बेसिक इनपुट लेता है कि बीमार पड़े हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, अगर हुआ है तो आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर इस टाइप का टेक्नोलॉजी हमारा पूरा सिस्टम ड्रिवन उसमें आ जाए तो फिर हम इस प्रकार के प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब इस टाइप का प्रश्न जो है ना, व्यवहारिक सा, ये हम लोग को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एक तरफ सोच डेवलप करेगा, दूसरी तरफ आपको खुद से किसी भी क्वेश्चन को एनालिसिस करने का क्षमता बनाएगा। तो ये वाला पार्ट सब जो है ना, इस पे हम लोग को ज़्यादा बल देना है, अदरवाइज फिर बीपीएससी का क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। खैर चलिए, देखेंगे हम लोग क्लास वगैरह में सारा चीज़ देखेंगे, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा चीज़ रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में भारत का क्या योगदान है, निकट भविष्य में पूरा विश्व इस ग्रह के मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण पानी में डूब जाएगा, इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अब ये क्लियर क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से जुड़ता है और आज की तारीख में भी बर्निंग इशू है, और हो सकता है कि फिर बीपीएससी इस प्रश्न पे जाए, तो इसको भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में क्या कुछ होता है। इसके अलावा देखिए, ये 64वीं का क्वेश्चन है कि भारत में नदियों का सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु जल प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का सुधारण विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये भी जो मैं कह रहा था आपसे कि बीपीएससी में एक नया ट्रेंड है, और नया ट्रेंड है कि क्वेश्चन को मतलब उसमें टेक्नोलॉजी के यूज पे क्वेश्चन पूछ दिया जाना, कि
किस प्रकार से उसका एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे ही जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं, तो जल प्रबंधन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की व्याख्या कीजिए आप, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज करेंगे। तो ये एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहीं भी आपसे लिंक किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे हमारे जीवन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, एजुकेशन सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, उदाहरण बताइए। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ये बताइए। इसके अलावा आपसे वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर पूछ दिया जा सकता है कि उसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। और इसमें इतने तरीके से है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कि हर क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे ना, तो आपको कम से कम डायमेंशंस पकड़ने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर आपको नंबर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक दो उदाहरण देकर के आप छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है। फिर देखिए दूसरा सवाल है, ये सवाल भी है कि विद्युत खपत की बढ़ती मांग और लगातार घटते पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कारण देश वर्तमान में विद्युत ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। इस विकट ऊर्जा खपत मांग को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त माध्यमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी एक एनर्जी पे सवाल है, इसको भी हम लोग को देखना है। इसके अलावा दूसरा सवाल अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर के, कि वर्तमान सरकार विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्मार्ट शहरों के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं? आदर्श स्मार्ट शहर के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया कि आपसे पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी की आपकी क्या परिकल्पना है, आप किस शहर को स्मार्ट सिटी मानेंगे। तो ये सब एक प्रकार से करंट का अप्लाइड पोर्शन है, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट होकर के पढ़ना पड़ेगा कि कैसे चले। अब ये स्मार्ट शहर का अगर है तो किसको आप स्मार्ट कहेंगे। तो स्मार्ट हर चीज़ में होना चाहिए, रिसोर्स में होना चाहिए, किस प्रकार से रिसोर्स मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं उसमें होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर प्रकार से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो, इसके लिए वो सिटी को स्मार्ट करना चाहिए। अब ये सारा का सारा जो क्वेश्चन जुड़ रहा है ना, ये एक प्रकार से सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल हर फैक्टर को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तभी मैंने आपसे कहा था कि बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, तभी आप साइंस टेक के क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा गया है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, तो जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि एवं अआयोजन के फलस्वरूप असंगत कचरा उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के कचरे की विवेचना कीजिए। इस समस्या को देश किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर कर सकता है, विस्तार से इसका वर्णन कीजिए। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है पूरा का पूरा, तो ये सब भी हम लोग को देखना है। अब देखिए कि इस पूरे डिस्कशन से क्या निकल कर के आया। तो पूरा जो टॉपिक पिछले 3-4 साल के पेपर को अगर आप देखिए तो यही 5 टॉपिक है जहाँ पे बीपीएससी में क्वेश्चन का फोकस रहा है। एक एनर्जी के ऊपर रहा है, आईटी के ऊपर रहा है, स्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट है। अगर इस 5 टॉपिक को अच्छे से कर लिया जाए तो बीपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो छूटने के चांसेस नहीं है, आप इसको टैकल कर सकते हैं। अब इसमें से अगर देखा जाए कि इम्पॉर्टेंट एरिया कौन कौन सा है, ये जस्ट एक गाइडलाइंस है आपके समझने के लिए कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसमें और किस तरीके से उस पर एनालिसिस करेंगे। बट जरूरी नहीं कि इतना ही हो, ये इससे भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास प्रोसीड करेगा तो उसमें कई चीज़ें जो करेंट अफेयर में या नया नया डायमेंशन आते जाएंगे, तो आवश्यकता के अनुसार लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो वो सब जुड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे एनर्जी वाले में अगर देख लीजिए तो एक तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा जो भी, और नाभिकीय ऊर्जा। बार बार हम लोग क्वेश्चन देखें कि नाभिकीय ऊर्जा पे प्रश्न आया है, इस बार के लिए ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा पर एक क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ तक भी इस तरीके का प्रश्न हो सकता है कि अक्षय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा को कंपेयर कीजिए। कंपेयर मतलब इस सेंस में कि जितना पैसा, जितना एनर्जी हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने में लगाया है और उसका प्रेजेंटली एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो काफ़ी कम है। जबकि उससे काफ़ी कम पैसा भी हमारा अक्षय ऊर्जा के सेक्टर में लगा है और वहाँ पे ज़्यादा बेटर हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इस तरीके का भी कुछ एनालिसिस हम लोग को करना पड़ेगा। दूसरा देखिए आईटी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एक तो जो एक क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर वाला आ गया था, तो उसको हमको देखना पड़ जाएगा कि और क्या क्या हो सकता है उसमें। अब जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये भी देखना पड़ेगा। अब नेटवर्किंग भी देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसलिए क्योंकि बिना नेटवर्क के कुछ हो नहीं रहा है आज की तारीख में। जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट भी नेटवर्क का नेटवर्क है वो, ठीक है ना।
तो उस तरीके से देखना। ITES क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अब डिजिटल या फिर वो कहें कि बिग डाटा क्या है, डाटा साइंस क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट की क्या रोल है। अब डाटा साइंस का कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के समाज के डेवलपमेंट में डाटा साइंस का क्या उपयोगिता है। तो ऐसा करके ना बहुत सारा एरिया बन जाता है इसमें। एनालिटिक्स क्या होता है, तो ये नए आयाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, IT का, जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये बार बार न्यूज़ में रहता है। जैसे डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है। अब डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन एक अलग तरीके से है कि जैसे बैंक, पहले हमने कहा फिनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, तो फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक खोले गए, बैंक का खाता खोला गया, लोगों तक बैंक की पहुंच बनाई गई। अब ये कहा जा रहा है कि बैंक में तो आपने उनको कनेक्टिविटी दे दिया, अब लोग उसको डिजिटली कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो बहुत तरह के मेथड है इसको, ये भी हम लोग देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटेशन आज की तारीख में अगर देखिए तो पूरी दुनिया, भारत में भी अगर देखिए तो सारा का सारा जो वर्क है वो क्लाउड से हो रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटेशन क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, किस प्रकार से डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कैसे एम्पावर्ड करता है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। वर्चुअल ऑफिस का कंसेप्ट आ गया है आज की तारीख में, कि पहले था कि आप ऑफिस जाइए और ऑफिस से काम कीजिए। आज की तारीख में आप घर बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, किस प्रकार के सपोर्ट सिस्टम है उसमें, वो है। ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। और ख़ास तौर से देखिए कि कोरोना के और इन सब की जो वजह से जो चेंज आएगा समाज में, उसको लेकर के ई लर्निंग और वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल सेटअप, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो IT का टॉपिक इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा देखिए स्पेस में क्या है, तो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एक तो हम लोग अचीवमेंट्स वाला पार्ट है, उसको तो फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है, अचीवमेंट्स क्या है। लॉन्च व्हीकल में हमारे लिए GSL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी उसका एक लॉन्च भी किया गया है सक्सेसफुली। वो है सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स में अगर देखेंगे तो सैटेलाइट्स के बहुत सारे कैटेगरी है, सारे कैटेगरी सारे टाइप्स को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो करंट अफेयर से जुड़ता होगा उसको देख लेना है। उसी टाइप से ये IRNSS या नेविक का जो प्रोजेक्ट है उसको देखना होगा। इम्पॉर्टेंट मिशन है, इम्पॉर्टेंट मिशन जब हम लोग कह रहे हैं तो इसमें चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, इस टाइप का जो भी मिशन सब है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा बहुत जानते हुए और फिर उसका जो यूज़ है, एप्लीकेबिलिटी है, उस पर रहना है। अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या रोल कंट्रीब्यूट करता है और किस प्रकार से वो ब्रांडिंग करता है इसरो की, और PSLV के थ्रू कैसे पैसा कमाता है, ये सब देखना है। स्पेस पोल्यूशन और स्पेस वार एक नया कंसेप्ट है, डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, लेकिन अगला जो फेज होगा पूरी दुनिया का, उसमें स्पेस पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा जो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या वर्किंग हो, और वो सब के सब ऊपर में जाकर के कचरा फैला रहे हैं, तो आप उसको, उस वेस्ट को कैसे मैनेज कीजिएगा। स्पेस वार का कंसेप्ट इसलिए धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि अब पृथ्वी पर से नीचे बैठे बैठे ऊपर के आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ध्वस्त करने की कैपेसिटी अगर है, और पूरा का पूरा आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी सैटेलाइट पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप उस सैटेलाइट को उड़ा दीजिएगा तो नीचे का सारा कम्युनिकेशन चैनल डैमेज हो जाएगा। तो लड़ाई के दौरान ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि उस समय अगर कोई आपका सैटेलाइट ही ख़त्म कर दे तब आप क्या करेंगे। तो ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारा है इसमें। अब अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का ही एक लेवल आ जाता है डिफेंस में, जहाँ पे आप इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ करते हैं। यूजुअली देखिए कि कमीशन में मिसाइल टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कभी भी। अब वो उसका क्या कारण है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो संभवतः लगता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये सब सकारात्मक प्रयोग के रूप में नहीं है, विज्ञान और तकनीक का नकारात्मक है, तो संभवतः इस वजह से नहीं पूछता होगा। लेकिन चलिए, नहीं पूछता है तो उसको हम लोग स्किप करके चलेंगे। तब भी एक जनरल सा हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि अगर कहीं पूछ दिया जाए मिसाइल टेक्नोलॉजी को, तो उसको भी हम लोग टैकल कर सकें, मतलब इस स्थिति में रहें कि उसको लिखा जा सके। ठीक है। दूसरा अगर देखिए तो बायोटेक का हमारे पास टॉपिक है। बायोटेक में बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए रहेगा आपके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीनोम प्रोजेक्ट्स है, जीन थेरेपी है, जीन क्रॉप्स है, क्लोनिंग है, स्टेम सेल है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है उस पर बेस करके जितनी चीज़ें हो सकती हैं, क्लोनिंग भी उसमें आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सारा हम लोग के दायरा में रहेगा। इन्वायरमेंट में अगर देखिए तो इन्वायरमेंट पे आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछा गया, जैसे पोल्यूशन के ऊपर है,
अब इसमें प्रदूषण क्या है, उसका कितने प्रकार होते हैं, कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, और करंट अफेयर्स में जितनी भी चीज़ें आएंगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो। दूसरी चीज़ है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। बायोडाइवर्सिटी जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया, तो आग लगने की वजह से कहा जाता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ बायोडाइवर्सिटी का। बहुत सारे ऐसे रेयर स्पेसीज़ हैं जो पृथ्वी पर से ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे वहाँ पे जीव जंतु और वृक्ष थे जिसमें आग लगने की वजह से वहाँ का पूरा क्लाइमेट ख़त्म हो गया। यहाँ तक स्थिति थी कि कई दिनों तक वहाँ पे जो आग लगा उसकी वजह से धूप कम आया, अंधेरा छाया रहा। तो आखिर कारण क्या हो गया? और इससे भी बड़ी बात है कि बहुत साल पहले, आज से 8-10 साल पहले, इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों ने इसके प्रेडिक्शन किया था कि इस प्रकार की चीज़ें होंगी, और उन्होंने एक रेड जोन में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में ये प्रकार का घटना घट सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी आज की तारीख में इंपॉर्टेंट हो गया। मोटे तौर पे इतने जो हमारे पास 5 एरिया है, इस एरिया को अगर अच्छे से कवर कर लिया जाए तो साइंस टेक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस टेक का क्वेश्चन संभालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको जो 8 क्वेश्चन लिखने रहते हैं सेकंड पेपर में, तो उसमें से पॉलिटी से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। अब आपका अगला चॉइस हो जाता है कि इकोनॉमी वाला पोर्शन पे 3 क्वेश्चन करना है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 3 क्वेश्चन करना है। मेरा ओपिनियन रहता है इसमें कि आप तैयार तो पूरा ही कीजिए, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पकड़ा जाए अच्छे से तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिखिए, क्योंकि इसमें मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो इकोनॉमी का पोर्शन का क्वेश्चन है, जब हम लोग अलग से उसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। इन शॉर्ट अभी कह रहा हूँ कि उसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत एरिया कवर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों को डाल दिया गया और दोनों का अप्लाइड सेक्शन है। तो जब तक उसका बेसिक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसके अप्लाइड पोर्शन पे नहीं जा सकते। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पे अगर इस 5 टॉपिक को बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए तो आपका 3 क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें हम लोग को अप्रोच क्या रखना है, इसको देख लीजिए। अप्रोच में बहुत सिंपल है कि जो 5 टॉपिक आपको बताया गया है उस 5 टॉपिक का जो कोर कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि उसकी संकल्पनाएं क्या है, उस संकल्पना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आप पहले समझ लीजिए, नंबर 1। सेकेंड चीज आता है कि उसमें उस क्षेत्र में रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ और उसमें भारत का क्या इनपुट है या भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसमें क्या कुछ किया गया। अगर ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को लिखना आसान हो जाता है और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। तो हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि इसी तरीके से चलेंगे, और बाकी जिस प्रकार से हर टॉपिक पे वीडियो और उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको मिलता रहता है, यहाँ पर भी इसमें भी मिलेगा आपको। आपसे एक उम्मीद करेंगे कि जो भी बुक आपके पास है, कोई भी बुक अगर है तो एक बार उस बुक को जरूर पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्पेक्ट्रम का है तो उसको पढ़ लीजिए, विवास का है उसको पढ़ लीजिए, नैनो का है, किसी का भी बुक हो पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी भी बुक में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको बीपीएससी में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, कम से कम एक मोटा मोटी समझ कि हाँ ये टॉपिक होता है, ये इसमें रखा हुआ है, ये पोर्शन हमको देखना है, एक पढ़ने के लिए एक रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विद्यार्थी लोग को ना एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कुछ पढ़े हैं, तो उसको पढ़ लीजिए। बाकी फिर हम लोग तो वीडियो क्लास और उसमें देंगे ही सारा चीज़, ठीक है ना। चलिए, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी